मुर्गा छाप बिजली बम वाले पटाखे ले लो, 100 रुपए में 3 पैकेट। जल्दी आओ, रंग बिरंगे बम और फुलझड़ी ले लो, पटाखे ले लो, पटाखे। उफ़, ये कितना तेज तेज बोल रहा है पटाखे वाला। कोई बात नहीं माँ, दिवाली का त्योहार है, इसलिए बाजार में दिवाली की रौनक लगी है, वो भी तो अपनी सेल करेंगे ना आखिर। हाँ तो क्या 2 महीने पहले ही चालू हो जाएंगे। ओह गॉड, मुझे बहुत धूप लग रही है। माँ कितनी देर लगेगी शॉपिंग में? आपको भी अभी से ही सामान लेना है? अरे बेटा, अभी तो सोफे के कवर भी लेने हैं, लड़ियाँ लेनी है, दिए लेने हैं, फूलदान चाहिए, बाद में टाइम कहाँ मिलता है, इसीलिए अभी से ही तैयारी शुरू कर ली। और तेरी बहन की शादी भी तो है। शिप्रा बाजार में अपनी बेटी से बात करते करते आगे चल रही थी कि कुछ बच्चे बड़ी आवाज वाले बम पटाखे जला देते हैं, जिससे शिप्रा के सर में दर्द होने लगता है और वो कान पर हाथ रख लेती है। अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया, ये भगवान, ये इतनी तेज पटाखे कौन जला रहा है? अभी मैं बाल बाल बची हूँ। अरे बच्चों, तुम्हें अकल नहीं है क्या जो ऐसे ही रोड पर पटाखे चला रहे हो? एक तो वैसे ही माइग्रेन से परेशानी हो रखी है, ऊपर से तुम्हारी दिवाली का शोर। हाँ तो घर में रहिए ना आप, अब हम क्या अपने पटाखे भी न जलाएं? अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम बच्चे? छोड़ो माँ, जाने दो, चलिए हम घर चलते हैं, सामान हम दोनों दोबारा आकर ले लेंगे। नहीं नहीं, मैं दोबारा नहीं आऊंगी इस मार्केट में, मेरी हालत खराब हो रही है और इतनी धूप में मैं काली हो गई हूँ। तू तो पहले से ही काली है, तू ही सामान ले ले, मैं माँ को लेकर जाती हूँ। ठीक है, तू माँ को लेकर चली जा, वैसे भी यहाँ बहुत शोर हो रहा है। चलो अच्छा है मैं काम से बच गई, वरना मेरे तो पैर भी दर्द हो जाते। क्या बोला तूने? कुछ नहीं, जल्दी से चलिए, आपका सर दर्द न बढ़ जाए। काम से बचने के लिए गुंजन शिप्रा को घर ले आती है। वहीं धूप में सारी शॉपिंग काली बहन त्रिशा करके घर लौटती है, जहां अभी भी शिप्रा के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। हे राम, मर गई मैं। हाय मेरे माइग्रेन का सर दर्द खत्म क्यों नहीं होता है? क्या हुआ माँ, आपके अभी भी सर में दर्द बंद नहीं हुआ? आपके माथे पर बाम वगैरह भी नहीं लगाई, न ही आपने दवाई ली होगी? अरे बेटा, मुझे दवाई मिली ही नहीं, क्योंकि हर चीज तुझे पता है, तू जो मेरा ख्याल रखती है, और अब तेरी शादी होने वाली है, पता नहीं तेरे बाद में कैसे संभालूंगी खुद को और इस घर को। वो तो निकम्मी है, घर पर आने के बाद अपना टीवी देख रही होगी और अब फोन चला रही होगी। मैं तो उसे आवाज दे देकर थक चुकी हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ, और चिंता क्यों करती हो? शादी होने के बाद भी आप जब बोलोगी मैं तब आ जाऊंगी। फिर त्रिशा अपनी माँ के सर की मालिश करती है और उसे दवाई खिला देती है। दरअसल शिप्रा की बड़ी बेटी रंग से काली पर स्वभाव से बहुत ही अच्छी और संस्कारी थी। छोटी बेटी उतनी ही मॉडर्न, गोरी और घमंडी किस्म की थी। घर का काम बिल्कुल नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद त्रिशा की शादी सूरज नाम के लड़के से होती है। दोनों जैसे ही एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं तो गुंजन सीटी बजाती है। ओए बल्ले बल्ले, मैंने कांग्रेचुलेशंस दीदी एंड जीजू। ओए, तेरे की सूरज तेरी साली तो बड़ी प्यारी है, तू तो दोनों हाथों से लड्डू खाएगा, घरवाली भी और आधी घरवाली भी। क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास क्या कर रहा हूँ? ऐसी बीवी के साथ तुझे गोरी गोरी साली भी मिल रही है, तू तो ऐश मारेगा। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी ये इतनी सुंदर कहाँ है, कौवे जैसी है। फिर पंडित दोनों को मंडप में फेरों के लिए बुला लेता है, जहां दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न होती है। फिर कुछ देर बाद गृह प्रवेश करके जब त्रिशा अपने ससुराल आती है तो कमरे में घंटों घूंघट में बैठकर सूरज का इंतजार करती है। तभी वो आता है। अजी आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। इंतजार मत करो, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। दिमाग में सारी का फितूर चढ़ गया था, इसीलिए सूरज त्रिशा से दूर रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करके रात बिताता है। त्रिशा उठती है तो उसे सूरज नहीं दिखता है। माँ जी, वो आई नहीं क्या रात से अभी तक? अरे वो 4 बजे आया था, थोड़ी देर सोया और अभी 1 घंटे पहले ऑफिस के लिए निकल गया। क्या हुआ, तेरी बात नहीं हुई क्या? हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, वो तो हो ही जाएगी, अभी काम जरूरी है। दिन गुजरते हैं। सूरज ऑफिस से आता जल्दी ज्यादा बात नहीं करता, मुंह करके किसी न किसी बहाने से काम में बिजी रहता था। वहीं अचानक से एक दिन अपना बैग लेकर छोटी बहन गुंजन अपनी बहन के ससुराल आ जाती है, जिसे देखकर त्रिशा सरप्राइज हो जाती है। गुंजन, तू अचानक से कैसे? तो अमेरिका पढ़ाई के लिए गई थी? हाँ, मैंने सोचा सरप्राइज दे दूं तुझे, शादी के बाद तो मैं तुझे मिली ही नहीं। अब 2 महीने बाद वहाँ की स्टडी स्टार्ट होंगी तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं, पास रह लूं, कुछ टाइम भी स्पेंड कर लूंगी। शादी के बाद से कितनी इज्जत देनी पड़ रही है फोकट की। अरे त्रिशा, तुम्हारी बहन आई है, इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना दो। अब यहाँ आ ही गई हो तो दिवाली भी मना कर ही जाना। जी माँ जी। फिर गुंजन अपनी बहन और उसकी सास के साथ गपशप करती है। शाम को जब सूरज आता है तो अपनी साली को देखकर चौंक जाता है। अरे साली जी, आप यहाँ कैसे? बस आप सबसे मिलने, नजदीकियां बढ़ाने के लिए आई हूँ।
चलो बढ़िया बात है, थोड़ा टाइम मुझे भी दो। ये कहकर सूरज उसके दोनों कंधों को पकड़ लेता है, जिसे सब नॉर्मल समझते हैं। खाना खाने के बाद जीजा साली छत पर बैठकर खूब बातें करते हैं। कुछ तो लो चाहे जीजू, आपके मिजाज मुझे ठीक नहीं लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है त्रिशा, पर तुम हो ही इतनी खूबसूरत, बला की खूबसूरत हो। तुम्हारे पास आने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो कल हम मूवी और लंच डेट पर चलें? हाँ बिल्कुल, आप भी इतने हैंडसम हो कि मैं खुद को आपके पास आने से रोक नहीं पा रही। दोनों बात करते रहते हैं। त्रिशा उन्हें देखकर चली जाती है। मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही, कहीं जीजा साली ही तो है, पर अभी तक सूरज ने मेरे साथ बैठकर इतनी पास से कभी बात नहीं की। कोई नहीं। फिर त्रिशा अकेले सो जाती है। अगली सुबह जब वो खाना बनाने जाती है तो अपने पति और बहन को ढूंढती है। अरे माँ जी, वो दोनों कहाँ गए? बहू, सूरज तो ऑफिस चला गया और तुम्हारी बहन फ्रेंड के पास गई है, शाम को आएगी बोल कर गई है। अच्छा। त्रिशा घर के कामों में लग जाती है। सूरज और गुंजन बाहर मूवी डेट पर तो कभी लंच डेट पर जाते हैं। कुछ दिन तक तो सब यूं ही चलता रहता है, पर त्रिशा को शक जरूर होता है। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है, जहां वो घर को बहुत खूबसूरत सजाती है। मौके का फायदा उठाकर गुंजन भी अपनी बहन की तरह साड़ी मंगा लेती है, जिसे दिवाली वाले दिन वो पहनकर छत पर दिए लगा रही थी। वहीं सूरज भी फुलझड़ी जलाते हुए पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। जाने मन, वैसे तो मेरी फुलझड़ी हो, फिर भी मैं अपनी फुलझड़ी के लिए फुलझड़ी लाया हूँ। हाय, तुम्हारी खुशबू, मन करता है इसी में ही खो जाऊं। काश मेरी शादी तुम जैसी रसमलाई से होती, न कि तुम्हारी काली बहन से। ओफो बेबी, एक ही बारी में आज कितनी तारीफ करोगी? रुको जरा सब्र करो। ये सब होता हुआ सरला और त्रिशा देख लेती है। त्रिशा के हाथ से मिठाई की थाली टूट जाती है। फिर वो सूरज का कॉलर पकड़ के कहती है, क्यों सूरज जी, क्यों? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे होते मेरी बहन पर ही डोरे डाल रहे हैं। आज तक इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। और गुंजन, तू मेरी खुद की बहन होकर मेरी सौतन बनने चली है। मैं काली हूँ और तू गोरी है, तो इसका मतलब तू मेरे साथ ऐसा करेगी? शर्म नहीं आती तुम दोनों को जरा सी भी? मेरी बहू के साथ ऐसा किया, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी तू सूरज। सरला अपनी बेटी को धक्का देती है। तभी दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। शर्मिंदगी से गुंजन फौरन वहाँ से अपना बैग लेकर निकल जाती है। नहीं माँ, नहीं, मुझे इस घर से बाहर मत करिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझसे गलती हो गई है। त्रिशा, मुझे एक मौका दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं कुछ समय के लिए बहक गया था। चलिए ठीक है, दिया आपको एक मौका। सिर्फ एक मौका मैं आपको दे भी रही हूँ। वो भी क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ सूरज जी। वहीं गुंजन अपना सामान लिए घर पहुंचती है। इतने में सरला शिप्रा को उसकी छोटी बेटी के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस वजह से वो गुंजन को उस दिन से घर में आने नहीं देते हैं। करवा दी तुमने हमारी और अपनी बहन की बेइज्जती उसके ससुराल में। माँ, माफ कर दीजिए। इतने में त्रिशा अपनी माँ को फोन कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि उसे ज्यादा डांटिएगा मत, वो अभी बच्ची है, और उसे माफ करने को कहती है। इतना सब होने पर भी तेरी बहन को तेरी चिंता है। देख ले, उसने तुझे माफ कर दिया, पर आज के बाद दोबारा तू वहाँ नहीं जाएगी। ये सुनकर गुंजन फिर अपने माता पिता से माफी मांगती है। इसके बाद वो उसे गले लगाकर माफ कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सूरज सुधरकर अगले साल त्रिशा के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाता है।